हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन व्यवस्थापिका से संबंधित प्रश्न है। इसमें चलिए प्रश्न देखने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, नियम निर्माण का कार्य करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? नियम निर्माण यानी कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? चलिए भाई, ये व्यवस्थापिका कहा जाता है या कार्यपालिका कहा जाता है या न्यायपालिका कहा जाता है या लोक सेवा? तो भाई कौन सी संस्था कानून बना रही है? उत्तर बताने का प्रयास करें। चलिए हम बताते हैं। व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, न्यायपालिका का काम है कि कानून संविधान के अनुसार है या नहीं इसकी जांच करना। तो अब आप समझ गए होंगे, प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। नियम बनाने का कार्य करने वाली संस्था को व्यवस्थापिका कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2 देखें भाई, किसी देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है या ब्रिटेन को या भारत को या स्विट्जरलैंड को? तो संसद की जननी किसे कहा जाता है? संसद की जननी भाई ब्रिटेन को कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन को। ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। किस लेखक ने विकासशील राज्यों की संसदों को कानून बनाने वाली संस्थाओं के स्थान पर कानून की स्वीकृति देने वाली संस्थाएं कहा था? विकासशील देशों के बारे में किस विचारक का ऐसा विचार है कि संसद कानून बनाने वाली संस्था नहीं बल्कि कानून स्वीकृति देने वाली संस्था है? ऐसा किस विचारक ने कहा है? तो उत्तर देने का प्रयास करें। C.F. स्ट्रांग ने कहा है या ला पालोम्बरा ने कहा है या रॉबर्ट सीबोन ने कहा है या जीन ब्लूमडेल ने कहा है? तो ये आप उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ऐसा विचार व्यक्त करने वाले रॉबर्ट सी बोन हैं। रॉबर्ट सी बोन ने कहा है विकासशील राज्यों की संसदों को कानून बनाने वाली संस्थाओं के स्थान पर कानून की स्वीकृति देने वाली संस्थाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य व्यवस्थापिकाओं का संवैधानिक कार्य नहीं है? व्यवस्थापिका का संवैधानिक कार्य नहीं है, ये उत्तर आपको बताना है। तो कानूनों का निर्माण करना ये भाई व्यवस्थापिका का काम है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, हाँ भाई कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। वित्त पर नियंत्रण, हाँ वित्त पर भी नियंत्रण रखती है व्यवस्थापिका। हित स्वरूपी और हित समूहीकरण का कार्य ये भाई दबाव समूह का कार्य है, न कि व्यवस्थापिका का कार्य है। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण एवं प्रभावी नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? तो ये कार्यपालिका द्वारा रखा जाता है या व्यवस्थापिका द्वारा या न्यायपालिका द्वारा या नौकरशाही द्वारा? राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण एवं प्रभावी नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? तो हम आपको बताते हैं राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण एवं प्रभावी नियंत्रण व्यवस्थापिका द्वारा रखा जाता है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 देख लें। किस देश में व्यवस्थापिका का उच्च सदन सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय का कार्य करता है? तो व्यवस्थापिका का उच्च सदन तो हम आपको बताते हैं कि ब्रिटेन की जो लॉर्ड सभा है वही सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय का कार्य करती है।
तो अब तो आप समझ गए, व्यवस्थापिका का उच्च सदन यानी ब्रिटेन की लॉर्ड सभा सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय कार्य करती है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। निम्न में से कौन सा व्यवस्थापिका का राजनीतिक कार्य नहीं है? राजनीतिक कार्य कौन नहीं है भाई? प्रतिनिधित्व का कार्य है भाई, राजनीतिक समाजीकरण व शिक्षण कार्य है, पर्यवेक्षण एवं निगरानी के कार्य है, संविधान में संशोधन संबंधी कार्य, संविधान में संशोधन संबंधी कार्य ये व्यवस्थापिका का राजनीतिक कार्य नहीं है। ये संविधान संशोधन संबंधी कार्य है, ये राजनीतिक कार्य में ये नहीं गिना जाएगा। ये विधायनी कार्य नहीं, संविधान संशोधन संबंधी कार्य है। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी के एक अध्याय का शीर्षक व्यवस्थापिकाओं का पतन रखा है? प्रश्न नंबर 8 देखें भाई, तो इलास्की ने रखा है, या एलन बाल ने, या C.F. स्ट्रांग ने, या लॉर्ड ब्राइस ने? तो मॉडर्न डेमोक्रेसी किसकी पुस्तक है भाई? तो मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक है लॉर्ड ब्राइस की, और लॉर्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी में एक अध्याय का शीर्षक रखा है व्यवस्थापिकाओं का पतन। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। निरपेक्ष दृष्टि से तो व्यवस्थापिकाओं की शक्ति में तो वृद्धि हुई है, किंतु कार्यपालिका के सापेक्ष उनकी शक्तियां करीब करीब सभी पहलुओं में कम हुई हैं। ये कथन किसका है? मतलब कौन सा विद्वान बोल रहा है कि कार्यपालिका शक्ति में वृद्धि हुई है, पर व्यवस्थापिका शक्ति में भी वृद्धि हुई, पर व्यवस्थापिका की शक्ति से ज्यादा कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है। कार्यपालिका की अपेक्षा व्यवस्थापिका की शक्ति में वृद्धि कम हुई है। तो ऐसा विचार देने वाले कौन है भाई? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर करेंगे। तो ऐसा विचार दिया है भाई केसी होयर महोदय ने। केसी होयर ने महोदय ने कहा व्यवस्थापिका के कार्यों में वृद्धि हुई है, पर कार्यपालिका के अपेक्षा कम वृद्धि हुई है, सभी पहलुओं पर कम वृद्धि हुई है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 10, आधुनिक युग में व्यवस्थापिका के पतन अथवा अवनत का प्रमुख कारण? भाई क्या है प्रमुख कारण? कार्यपालिका के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि। भाई हाँ, इस कारण भी व्यवस्थापिका का पतन हो रहा। प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा, इससे भी व्यवस्थापिका का पतन हो रहा है। रेडियो और टेलीविजन, इससे भी व्यवस्थापिका के पतन हो रहा है। यानी कि 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। उपर्युक्त सभी व्यवस्थापिका के पतन में सभी का महत्वपूर्ण स्थान है, सभी इनके पतन के लिए उत्तरदायी हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस के दोनों सदनों को किस नाम से पुकारा जाता है? कांग्रेस के जो 2 सदन हैं उनका नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लोकसभा और राज्यसभा है क्या? भारत में है भाई, ये भारत में लोकसभा और राज्यसभा है। राज्यसभा और कामन सभा ब्रिटेन में है भाई, ब्रिटेन में है। सीनेट और प्रतिनिधि सभा, सीनेट और प्रतिनिधि सभा ये अमेरिका की संसद है, अमेरिका की ये संसद है। तो आपसे क्या पूछ रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेस के दोनों सदन, यानी आपका ऑप्शन मिल गया है भाई। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन स आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन का विरोध करता है
तो दुष्ट है, और यदि उसे से सहमत हो जाता है तो व्यर्थ है। यह कथन किसका है? यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन का विरोध करता है तो दुष्ट है, और यदि उससे सहमत हो जाता है तो व्यर्थ है। यह कथन किसका है? तो एलन बाल ने कहा ऐसा, या एब्बेसीज ने कहा है, या लास्की ने कहा, या गार्नर ने कहा? तो ऐसा कथन कहने वाले हैं भाई एब्बेसीज महोदय। प्रश्न नंबर 12 का बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में प्रमुख तर्क दें। क्या तर्क है उस पर विचार करें। प्रश्न नंबर 13 में देखें, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में प्रमुख तर्क क्या है? द्वितीय सदन प्रथम सदन की निरंकुशता पर अंकुश लगाता है। सही बात। द्वितीय सदन में संघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। सही। द्वितीय सदन प्रथम सदन के कारोबार को हल्का करता है। सही। यानी कि सभी तर्क सही हैं। आपका ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। किसी देश में व्यवस्थापिका के उच्च सदन का गठन वंशानुगत आधार पर किया जाता है। तो वंशानुगत आधार पर किया जाता है कहाँ? भारत में? नहीं भाई, भारत में ऐसा नहीं किया जाता। ना स्विट्जरलैंड में किया जाता है, ना अमेरिका में। व्यवस्थापिका के उच्च सदन का गठन वंशानुगत पर आधार पर किया जाता है ग्रेट ब्रिटेन में। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 देख लें। किस देश की शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका को राजनीतिक व्यवस्था की धुरी माना जाता है? राजनीतिक व्यवस्था की धुरी व्यवस्थापिका को माना जाता है। किस देश में है ऐसा भाई? तो उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, या ब्रिटेन में, या स्विट्जरलैंड में, या पाकिस्तान में? तो हम आपको बताते हैं ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को व्यवस्था की धुरी माना जाता है। ब्रिटेन की व्यवस्थापिका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये हर व्यवस्था की धुरी माना जाता है ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को। चलिए प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। भारत की राज्यसभा में कितने सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होता है? ये 6 सदस्य, या 12 सदस्य, या 18 सदस्य, या 24 सदस्य? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन होता है। कितने सदस्य? 12 सदस्यों को। जो शिक्षा, साहित्य, कला के क्षेत्र से आते हैं उन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनयन करता है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। संघात्मक राज्यों में द्वितीय सदन किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये राजनीतिक दलों का करते हैं क्या, या संघ की घटक इकाइयों का, या दबाव समूहों का, या पेशेवर संगठनों का? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो संघात्मक राज्यों में द्वितीय सदन किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ये भाई प्रतिनिधित्व करते हैं संघ की घटक इकाइयों का, यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं संघ की घटक इकाइयों का। चलिए प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। बहुत ही सामान्य शब्दावली में ये कहा जा सकता है कि द्वितीय सदन दूसरे मत की व्यवस्था करते हैं। बहुत सामान्य शब्दावली में यह कहा जा सकता है कि द्वितीय सदन दूसरे मत की व्यवस्था करते हैं। ये कथन किसका है? उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये लास्की का है, या किसी हुयर कथन है, रॉबर्ट सीवान का कथन है, या C.F. स्ट्रांग का कथन है? तो बहुत सामान्य शब्दावली में ये कहा जा सकता है कि द्वितीय सदन दूसरे मत की व्यवस्था करते हैं। ये कथन केसी हुयर महोदय का है भाई, केसी हुयर महोदय। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन
ब आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखें, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट व्यवस्थापका द्वारा या कार्यपालिका द्वारा या न्यायपालिका द्वारा या वित्त मंत्रालय द्वारा। तो बजट पारित किया जाता है भाई व्यवस्थापिका द्वारा। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों का अनुमोदन किसके द्वारा आवश्यक है? अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों का अनुमोदन किसके द्वारा आवश्यक है? तो ये सीनेट के द्वारा आवश्यक है या प्रतिनिधि सभा द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा। तो अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों का अनुमोदन भाई सीनेट द्वारा आवश्यक है। अमेरिका में सीनेट द्वितीय सदन बहुत ही महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली सदन है। अमेरिका की सीनेट बहुत ही शक्तिशाली सदन है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 21, ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, ये कथन किसका है? ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ये डायसी ने कहा या लास्की ने या डी लोल्मे ने या रैमजे म्यूर ने। तो ऐसा विचार व्यक्त करने वाले हैं डी लोल्मे ने। डी लोल्मे ने कहा ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। चलिए प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। वित्त विधेयक सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है कहां पे भाई? वित्त विधेयक सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? कॉमन सभा में या राज्यसभा में या संसद में या मंत्रिमंडल में। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। तो वित्त विधेयक जैसे भारत में लोकसभा है तो वैसे कॉमन सभा ब्रिटेन में है। जैसे भारत में राज्यसभा है वैसा है ब्रिटेन में राज्यसभा है। तो आप समझ गए होंगे वित्त विधेयक सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो कॉमन सभा में। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 देखें, एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर किससे संबंधित है? एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर किससे संबंधित है? एक कॉमन सभा से या राज्यसभा से या सीनेट से या डाइट से। तो जैसे हमारे भारत में लोकसभा अध्यक्ष होता है उसी तरह कॉमन सभा में स्पीकर होता है। वो एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर, ये कॉमन सभा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। समस्त की समिति किससे संबंधित है? समस्त की समिति किससे संबंधित है? राज्यसभा से या सीनेट से या कॉमन सभा से या राष्ट्रीय सभा से। तो समस्त की समिति किससे संबंधित है भाई? कॉमन सभा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। जो विधेयक मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 25 का उत्तर दें भाई। सार्वजनिक विधेयक या निजी विधेयक या सहकारी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक। तो जो विधेयक मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 25 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो जो विधेयक मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उन्हें सरकारी विधेयक, सरकारी भाई ये सरकारी विधेयक कहा जाता है। सरकारी विधेयक कहा जाता है। जो विधेयक मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उन्हें सरकारी विधेयक कहा जाता है। ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 देखें, जो विधेयक गैर सरकारी या प्राइवेट सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें वित्तीय विधेयक या गैर सरकारी विधेयक या सार्वजनिक विधेयक या आर्थ सार्वजनिक विधेयक।
तो हम पहले ही बता दिए हैं, जो मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे वो सरकारी विधेयक हैं, और जो विधेयक गैर सरकारी या प्राइवेट सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 देखें, इंग्लैंड में विधेयक समिति को कब सुपुर्द किया जाता है? इंग्लैंड में विधेयक समिति को कब सुपुर्द किया जाता है? प्रथम वाचन के बाद, या द्वितीय वाचन के बाद, या तृतीय वाचन के बाद, या प्रतिवेदन स्तर के बाद? प्रश्न नंबर 27 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो इंग्लैंड में विधेयक समिति को कब सुपुर्द किया जाता है? भाई द्वितीय सदन के बाद। प्रश्न नंबर 27 में ऑप्शन बा सही है, द्वितीय वाचन के बाद। प्रश्न नंबर 28, प्रदत्त व्यवस्थापन को न्यू डिस्पोटिज्म कहकर किसने पुकारा है? ये डायसी ने कहा, नई तानाशाही, या जेनिंग्स ने, या लास्की ने, या लॉर्ड हेवार्ट ने? प्रश्न नंबर 28 का उत्तर दें। तो न्यू डिस्पोटिज्म, नई तानाशाही, किसने कहकर पुकारा है? लॉर्ड हेवार्ट ने, लॉर्ड हेवार्ट ने। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 देख लें, छाया मंत्रिमंडल, छाया मंत्रिमंडल किस देश में बनता है? इंग्लैंड में, या अमेरिका में, या स्विट्जरलैंड में, या चीन में? छाया मंत्रिमंडल किसी देश में बनता है? तो छाया मंत्रिमंडल दोस्तों इंग्लैंड में बनता है। छाया मंत्रिमंडल इंग्लैंड में बनता है। और भाई इस चैनल को शेयर करते रहें अपने दोस्तों के बीच, और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें कि ताकि चैनल अधिक से अधिक लोकप्रिय हो जाए, और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें, अच्छे से अच्छे प्रश्न आपके सामने आते रहें। और सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करते चलें, और जो प्रश्न पूछना चाहें वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आ जाए। प्रश्न नंबर 30, ब्रिटिश संसद की संप्रभुता से संबंधित पहलू नहीं है। ब्रिटिश संसद की संप्रभुता से संबंधित पहलू नहीं है। तो ये ऐसी कोई भी विधि नहीं है जो संसद ना बना सकती हो, ये पहलू है भाई। प्रश्न नंबर 30 का आप उत्तर कर रहे हैं, संसद नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध कोई भी कानून बना सकती है? नहीं भाई, ऐसा थोड़ी है, नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध थोड़ी कानून बना देगी। संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। संसद की विधियां सर्वोच्च हैं, उन्हें अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। बात सही है। तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। संसद नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध कोई भी कानून बना सकती है, ऐसा नहीं है। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31 पे आ जाएं। कॉमन सभा में गणपूर्ति होती है। कॉमन सभा में गणपूर्ति होती है भाई 40 सदस्यों को उपस्थित पर, या 60 सदस्यों को उपस्थित पर, या 100 सदस्यों को उपस्थित पर, या 150 सदस्यों की उपस्थित पर? तो कॉमन सभा में गणपूर्ति होती है, हम आपको बताते हैं 40 सदस्यों की उपस्थित पर। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएं। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? प्रश्न नंबर 32 में देखें, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है भाई? राज्यसभा वित्त विधेयक को केवल 1 माह के लिए रोक सकती है, सही। वित्त विधेयक कॉमन सभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, सही। मंत्रिमंडल राज्यसभा के लिए पूर्णतया उत्तरदायी है, नहीं भाई। मंत्रिमंडल कॉमन सभा के लिए पूर्णतया उत्तरदायी है, यही ऑप्शन गलत है भाई, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चौथा भी देख लेते हैं, किसी भी विषय पर ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है, ये भी सही है।
तो मंत्रिमंडल लाड़ सभा के लिए पूर्णतः उत्तरदायी नहीं है, कॉमन सभा के लिए है भाई, कॉमन सभा के लिए, कॉमन सभा के लिए। तो मंत्रिमंडल लाड़ सभा के लिए उत्तरदायी नहीं है, कॉमन सभा के लिए। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 पे आ जाएं। लाड़ सभा में किस प्रकार के लाड़ों की संख्या अधिक होती है? लाड़ सभा में किस प्रकार के लाड़ों की संख्या अधिक होती है? राजवंश के राजकुमार, या वंशगत या पैतृक पियर, या कानूनी लाड़, या आध्यात्मिक लाड़? प्रश्न नंबर 33 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो लाड़ सभा में किस प्रकार के लाड़ों की संख्या सर्वाधिक होती है? वंशगत या पैतृक परिवार की संख्या अधिक होती है, वंशगत या पैतृक परिवार। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 34, लाड़ सभा की गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों को उपस्थित आवश्यक है? कॉमन सभा के लिए आपसे पूछा गया 40 सदस्य, पर लाड़ सभा के लिए गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों को उपस्थित आवश्यक है? प्रश्न नंबर 34 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो भाई लाड़ सभा की गणपूर्ति के लिए कम से कम 3 सदस्यों को होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 में 3 सदस्य लाड़ सभा की बैठक के लिए। लाड़ सभा का सभापतित्व कौन करता है? प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। लाड़ सभा का सभापतित्व कौन करता है? तो स्पीकर करता है, या सम्राट, या लॉर्ड चांसलर, या प्रधानमंत्री? भाई प्रधानमंत्री नहीं करेगा, सम्राट नहीं करेगा, स्पीकर कॉमन सभा का करेगा, स्पीकर कॉमन सभा की अध्यक्षता करेगा। तो आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 35 का लॉर्ड सभा का सभापतित्व कौन करता है? तो लॉर्ड चांसलर करता है भाई, लॉर्ड चांसलर। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 36 देखें भाई। किस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि लाड़ सभा साधारण विधेयक को केवल 2 वर्षों के लिए विलंबित कर सकती है? किस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि लाड़ सभा साधारण विधेयक को केवल 2 वर्षों के लिए विलंबित कर सकती है? तो ये प्रावधान किस विधेयक में किया गया है, ये उत्तर आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। 1911 विधेयक के तहत लाड़ सभा साधारण विधेयक को किस प्रावधान के तहत? 1911 प्रावधान के तहत साधारण विधेयक को 2 वर्ष तक विलंबित कर सकती है। चलिए प्रश्न नंबर 37 पे आ जाएं। चलिए भाई, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आपसे पूछा जा रहा कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। चलिए भाई, इसमें देखते हैं कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। धन विधेयक लाड़ सभा में ही पहले प्रस्तावित किए जा सकते हैं, क्या ये सही है? भाई देखिए सही है क्या? प्रश्न नंबर 37 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो धन विधेयक लाड़ सभा में नहीं, कॉमन सभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। एक तो यही गलत है, ये गलत हो गया भाई। आगे और देख लेते हैं। अभी लाड़ सभा विधेयक को 1 माह से अधिक नहीं रोक सकता, ये तो भाई सही है। कॉमन सभा का स्पीकर ही निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, ये भी सही है। लाड़ सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, ये भी सही है। तो प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 38 देखें। किस अधिनियम द्वारा महिलाओं को पीयर बनाने का प्रावधान किया गया? किस अधिनियम द्वारा महिलाओं को पीयर बनाने का
प्रावधान किया गया। तो अभी इसके पहले देखिए कि भाई किस विधेयक द्वारा, किस अधिनियम द्वारा राज्यसभा साधारण विधेयक को 2 वर्ष तक विलंबित कर सकती है। तो इसमें ऑप्शन 1911 था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर था। और अगला अभी वैसा ही प्रश्न आ गया है आपके सामने फिर, किस अधिनियम द्वारा महिलाओं को पीयर बनाने का प्रावधान किया गया। तो ये ऑप्शन 1911 के तहत किया गया है, नहीं वो 2 वर्ष तक विलंबित कर सकता है उसके तहत। ये ऑप्शन बा 1949 या 1958 या 1963। तो उत्तर करने का प्रयास करें भाई, उत्तर करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 38 का उत्तर दें भाई। तो ये किस अधिनियम द्वारा महिलाओं को पीयर बनाने का प्रावधान किया गया। तो उस अधिनियम का नाम है सन ऑप्शन सा 1958। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। अधिनियम 1958 के तहत महिलाओं को पीयर बनाने का प्रावधान किया गया। 39 में देखें, किस क्षेत्र में राज्यसभा अमेरिकी सीनेट से भी अधिक शक्तिशाली है। जैसे अभी हमने आपको बताया था, अमेरिका की सीनेट बहुत शक्तिशाली है, दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली या सबसे ज्यादा शक्तिशाली द्वितीय सदन सीनेट कहाँ की शक्तिशाली है, अमेरिका की। तो अमेरिकी सीनेट से भी अधिक राज्यसभा किस विषय पर है। राज्यसभा, ब्रिटेन की राज्यसभा अमेरिकी सीनेट से भी अधिक शक्तिशाली किस क्षेत्र में है। प्रश्न नंबर 39 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो ये व्यवस्थापन के क्षेत्र में है, या वित्तीय क्षेत्र में, या संविधान संशोधन के क्षेत्र में, या न्यायिक क्षेत्र में। तो न्यायिक क्षेत्र में राज्यसभा अमेरिकी सीनेट से भी अधिक शक्तिशाली है। ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 40 देखें, कौन सा कार्य राज्यसभा नहीं कर सकती है। कौन सा कार्य राज्यसभा नहीं कर सकती है। मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है भाई। अविश्वास प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल को अपदस्थ नहीं कर सकती है। ये काम कामन सभा में हो सकता है भाई, कामन सभा में हो सकता है। धन विधेयक पर विचार करना, विचार तो कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं, विचार कर सकती है। सम्राट को परामर्श देना, परामर्श भी दे सकती है, पर अविश्वास प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल को अपदस्थ नहीं कर सकती। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 41 पे आ जाएं। राज्यसभा के सदस्यों के बारे में प्रचलित है, राज्यसभा के सदस्यों के बारे में प्रचलित है भाई, राजनीतिक सक्रियता, या लोकमत को अभिव्यक्त करना, या उदासीनता, या उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 41 देखें। तो राज्यसभा के सदस्यों के बारे में प्रचलित है कि भाई उदासीन रहते हैं, वंशानुगत हैं भाई, वंशानुगत हैं, तो इनको काहे का कार्य की फिक्र है, ये उदासीन रहते हैं। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। राज्यसभा के बारे में प्रचलित है, राज्यसभा के बारे में प्रचलित है भाई, क्या प्रचलित है, ये धनपतियों का गढ़ होता है, सही है। अनुदारवादियों का प्रभुत्व रहता है, ये भी सही है। शक्तिहीन सदन है, ये भी सही है। तो प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अमेरिका में विधि निर्मात्री सभा को क्या कहते हैं। अमेरिका में विधि निर्मात्री सभा को क्या कहते हैं। संसद कहते हैं, या व्यवस्थापिका कहते हैं, या कांग्रेस कहते हैं, या डाइट कहते हैं। तो अमेरिका में विधि निर्मात्री सभा को भाई कांग्रेस कहा जाता है। ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44 पे आ जाएं। अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदन कौन कौन से हैं। अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदन कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये भाई भारत में है, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। राष्ट्रीय परिषद, राज्य परिषद
चीन से संबंधित है। कॉमन सभा, लॉर्ड सभा ब्रिटेन से संबंधित है भाई, ब्रिटेन से संबंधित है। प्रतिनिधि सभा और सीनेट यही अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदन हैं। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 45 पे आ जाएं। प्रतिनिधि सदन की सदस्य संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर 45 का उत्तर करें। अमेरिका की प्रतिनिधि सदन की सदस्य संख्या 530 है या 100 है या 435 है या 535 है? तो प्रतिनिधि सदन की सदस्य संख्या कितनी भाई? 435 है। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 46 देख लें। प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या कितनी है? प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या, भाई ये यहाँ पे प्रश्न गलत कुछ लग रहा। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है भाई? प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जा रहा। प्रश्न नंबर 46 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 2 वर्ष है या 3 वर्ष है या 4 वर्ष है या 5 वर्ष है? प्रश्न नंबर 46 का उत्तर करने का प्रयास करें। तब प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की का कार्यकाल 2 वर्ष रहता है, 2 वर्ष। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता का कारण क्या है? प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता का कारण क्या है? लंबी कार्यावधि है क्या, या सीमित शक्तियां हैं, या लघु आकार है, या उच्च स्तर के प्रतिनिधि हैं? प्रश्न नंबर 47 का उत्तर करें भाई। तो प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता का कारण क्या है? सीमित शक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 47 का बा ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48 पे आ जाएं। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के बारे में सही है क्या? सही भाई, ये निष्पक्षता रहते हैं, या दलबंदी से दूर रहते हैं, या दलीय प्रकृति रहती है, या तटस्थ रहते हैं? तो प्रश्न नंबर 48 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। तो प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के बारे में क्या सही है? उत्तर करें। हाँ चलिए हम बताते हैं। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के बारे में सही है, इनके अंदर दलीय प्रकृति पाई जाती है, दलीय प्रकृति। प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49 में आए। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की शक्तिशाली समिति कौन है? अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की शक्तिशाली समिति कौन सी है? प्रश्न नंबर 49 में बताएं। तो ये नियम समिति है, या प्रवर या विशेष समिति है, या सम्मेलन समितियां हैं, या पूर्ण सदन की समिति है? तो प्रश्न नंबर 49 का देखें भाई, उत्तर करने का प्रयास करें। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के शक्तिशाली समिति कौन सी है? नियम समिति। प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 50 देखें। प्रतिनिधि सभा के बारे में सही है। प्रतिनिधि सभा के बारे में क्या सही भाई? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, सही है। क्षेत्रीय नियम लागू होते हैं, सही है। स्पीकर की दलीय प्रकृति होती है, ये भी सही है। तो प्रश्न नंबर 50 में ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए हम इसी प्रश्न के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का समापन करेंगे। व्यवस्थापका से संबंधित दूसरा सेशन भी कल आपके लिए हम डालेंगे। ये पहला सेशन पड़ा है, इसको 2 भाग में डिवाइड करके आपके सामने हम प्रश्न लाएंगे। चलिए हम इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।